आज हम अपने लेक्चर में जो है सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री 9th क्लास की यूनिट नंबर 2। हमने अपना यूनिट नंबर 1 बहुत ही एक अच्छे जो है स्टेप से और डिटेल से फाइंड अप कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कि एटम दिखते कैसे हैं और एटम्स की थ्योरीज क्या हैं। बेसिकली डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कहना है एटम के बारे में, वो क्या कहते हैं कि एटम है क्या चीज़। ठीक है, तो इसमें हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी, वो यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं कुछ आइसोटॉप से, वो इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। बेसिकली जो एटम है ना, एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, हम कोई भी चीज़ की बनती है ना तो वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनती है। ये बोर्ड है ना, ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है और फिर ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। कोई भी चीज़ है उसने एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, तो उस चीज़ का जो जर्रा है वो है एटम। ये समझिए। अभी जो एटम है ना, बेसिकली एक एटम है, ये एक एटम जो है इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस है ना, ये मेन इसका पार्ट है न्यूक्लियस। इसके अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दो चीज़ें हैं। जबकि जो आउटर शेल है ना ये एटम का, इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स जो कि इर्द गिर्द एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms। तो ये जो एशियन ग्रीक था, एशियन ग्रीक यानी कि लातीनी या लैटिन का जो फिलोसोफर था, फलसफाई था डेमोक्राइटस, उसने बताया कि मैटर जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनता है, बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, जो कि एटम है। एटम का मतलब है नॉन डिविजिबल। ठीक है, यानी कि इनडिविजिबल, नॉन इनडिविजिबल यानी कि जिसको हम डिवाइड ना कर पाए, जिसको और तोड़ ना सकें। ठीक है, डिवाइड ना हो सके। ठीक है, इन द बिगनिंग 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। पहले जो है जॉन डाल्टन था, उसने अपनी थ्योरी बताई। ठीक है, जॉन डाल्टन जो है पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी बताई, एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसके मुताबिक भी एटम जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, पहले था डेमोक्राइटस ने बताया कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, जबकि जॉन डाल्टन ने बताया एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसने भी ये बताया जो कि इंडिविजिबल है। ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और उसका नाम दिया गया एटम का। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इट मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के आखिर में यही समझा जाता था कि एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते थे। एटम 19th सेंचुरी में यही समझा जाता था कि जो एटम है वो डिवाइड नहीं हो सकता था, यानी कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता था। जबकि हाउएवर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय गोल्डस्मिथ, तो जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, गोल्डस्मिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किए। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय ठीक है गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करने शुरू कर दिए। ठीक है,
19th सेंचुरी के बाद जो 20th सेंचुरी आई उसके अंदर गोल्डस्मिथ ने कुछ, इस साइंटिस्ट ने जो गोल्डस्मिथ ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अच्छा जी, जे थॉमसन, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर और अदर साइंटिस्ट रिवील्ड दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ जी, एटम जो है पहले 19वीं सदी तक यही होता था, सबके माइंड में ये था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जब 20वीं सदी आई तो गोल्डस्टिन ने ये नज़रिया पेश किया, इसके अलावा जे थॉमसन ने, ठीक है, बोहर्स ने, इसके एटॉमिक थ्योरी ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने यही बात कही कि एटम जो है 3 चीज़ों में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपने साइंटिस्ट का जिक्र कर लेते हैं, साइंटिस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं कि जो जे थॉमसन था, ठीक है, जे थॉमसन ने, बोहर ने और रदरफोर्ड ने हमें यही बताया है कि जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। एटम आर कंसिस्ट ऑन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 1 इज इलेक्ट्रॉन, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। ये 3 चीज़ों पे एटम जो है कंसिस्ट करता है, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है, ये इसके अंदर बेस्ड करते हैं। यहाँ तक जी हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया कि हमारी जो बात है इस चैप्टर के अंदर वो यही पे स्टार्ट हो रही है, यहीं पे आके ख़त्म हो रही है कि सबके साइंटिस्ट के नज़रियात इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे हम कि जे थॉमसन क्या कहता है, एटम क्या है, सबसे पहले डिस्कवरी हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे जी डिस्कवर हुआ, दरियाफ्त हुआ, प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ। उसके बाद जे थॉमसन क्या कहता है जी, क्या है एटम, क्या चीज़ है, बोहर क्या कहता है एटम क्या चीज़ है, जबकि रदरफोर्ड क्या कहता है एटम क्या चीज़ है। इस सारे चैप्टर के अंदर घुमा फिरा के यहीं से बात शुरू होती है, यहीं से बात खत्म हो जाती है। तो हम अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कुछ थ्योरीज यहाँ पे बताएंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे इस पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जी क्या चीज़ है, एटम कैसे बना है, कैसे एटम की प्रोडक्शन है जी, एटम की इर्द गिर्द इस चैप्टर में बात होनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रीडिंग कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी हम आएगी समझेंगे और उसी से हम अपने जो है बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर सकेंगे जी। पहले जे थॉमसन का साइड बॉक्स है। जे थॉमसन 1856 to 1940 वॉज अ ब्रिटिश फिजिस्ट। ये ब्रिटिश फिजिस्ट थे 1940 में। ही वॉज अवार्डेड द 1906 नोबेल प्राइज। इसको अवार्ड मिला 1906 में नोबेल प्राइज का इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब इन्होंने की तो उनको फिजिक्स में इसका अवार्ड मिला। एंड फॉर हिज वर्क ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस, इन्होंने गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है उसके बारे में डिस्कवरी की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन गैसेस के अंदर। तो इनको इस बारे में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, फिजिक्स के अंदर प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करवाई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवाई थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवाई थी 1906 के अंदर, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। और जे थॉमसन 1856 में पैदा हुए और 1940 में वफात पा गई। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू डेल्टन के मुताबिक, सबसे पहले हमारे पास डेल्टन है, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टन है, ठीक है। डेल्टन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एक साइंटिस्ट था, ठीक है। डेल्टन के मुताबिक एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। एटम एक इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर है, यानी कि एटम है वो डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजिबल। डेल्टन का कहना है, डेल्टन कहता था ये इनडिवाइड नहीं हो सकता, ये हार्ड है, ठीक है, हार्ड है, इंडिविजिबल हार्ड और एक डेंस स्फीयर है, ठीक है।
डेल्टन ये कहता था। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, एटम और एटम से मिलते जुलते जितने भी एलिमेंट हैं वो ऐसे ही हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स, जब एटम्स आपस में मिलते हैं मुख्तलिफ तरीकों से तो एक बड़ा कंपाउंड बनता है, कोई भी चीज़ बनती है, डस्टर है, बुक है, कोई भी चीज़ है हमारी जो इस कायनात में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। इन द लाइट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, इन द लाइट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। डेल्टन के जो है नज़रिए की बुनियाद पे, डेल्टन की राय पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, तजर्बात करने शुरू कर दिए। बट इन द लेट 1800s एंड अर्ली 1900 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सबएटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन इसकी जब इसके जो है नज़रिए पे, ठीक है, इसकी आइडियोलॉजी पे जब जो है इसके नज़रिए पे जब बात की गई साइंटिस्ट ने, तो 1800 से लेके 1800 से लेके 1900 तक, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किए, डिफरेंट साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, बहुत से जो है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। और इन द एंड ऑफ, ठीक है, और लेटली उसके बाद जो है 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी के बाद जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटम जो है कंसिस्ट करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, कि एटम जो है कंसिस्ट करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद इन 1886 में गोल्डस्मिथ डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, ठीक है। 1886 में गोल्ड स्मिथ ने डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको उसने नाम दिया प्रोटॉन्स का, ठीक है, जिनको उसने नाम दिया किसका, प्रोटॉन्स का, गोल्डस्मिथ ने। जबकि जे थॉमसन ने फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। गोल्डस्मिथ ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको नाम दिया उसने इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक हो गया। उसके बाद इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि इसके बाद इस चीज़ को फैसला कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो एटम का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन, फिर इन पे बाकायदा मुशाहिदे किए गए, ठीक है, इन पे बाकायदा जो है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। थॉमसन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी, फिर थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी निकाली, जे थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी डिस्कवर की, ठीक है। उसका मानना था प्लम इन पुडिंग, यानी कि प्लम जो है, आपको पता है ना, प्लम आलू बुखारा को कहते हैं,
जैसे कि आलू बुखारा रखा हो दरमियान में करके किसी भी पुडिंग में, पुडिंग होता है ना खाना, ये पुडिंग है उनकी और उसके ऊपर रखा हो प्लम, ऐसे, ठीक है। जे थॉमसन का मानना था प्लम इन पुडिंग थ्योरी डिस्कवरी, ही पोस्टुलेटेड, उसने ये चीज़ बताई दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स और पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल्स स्टक इनसाइड इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। जे थॉमसन कहता है कि एटम जो है बेसिकली पॉजिटिवली जो है, एक एटम सॉलिड है, ठीक है, स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एटम एक सॉलिड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं इसमें ना, इसको जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कह दिया, और ये सारा कुछ जो पुडिंग थी ना वो उसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह दी पुडिंग को। उसने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और ये है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये जो प्लम है, ठीक है, ये स्टक हुए हैं, यानी कि इसके साथ जुड़े हुए हैं नेगेटिव पार्ट। उसने ये डिस्कवरी की, इट इज लाइक प्लम इन द पुडिंग थ्योरी। तो जे थॉमसन ने इसको नाम दे दिया प्लम इन पुडिंग थ्योरी का। कैथोड रेज एट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये कैथोड रेज कैसे बनी और इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। जे थॉमसन ने कैसे क्या ज्ञान किया और गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा कि गोल्ड स्मिथ ने कहा एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो होंगे प्रोटॉन, जे थॉमसन ने कहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेज क्या है, इसकी पूरी आज हमने इसमें डिटेल पढ़ी है। In 1879, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through gases in a discharge tube at very low temperature. कह रहे एक हमारे पास ये देखिए, ये एक बनी हुई है, ये डायग्राम को गौर से समझना, इस सारे टॉपिक का निचोड़ ही ये डायग्राम है, ठीक है। टॉपिक है हमारा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सर विलियम क्रोक्स थे ना उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। पहले सर विलियम क्रोक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, इन 1876 सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन आ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो टेम्परेचर। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब आ गई, ठीक है। इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर की मौजूद हैं गैसेस, गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं, समझ लें ये गैसेस हैं, मैंने ऐसे बना दिए, ये हमारी गैसेस, गैसेस हमेशा एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर ही टूक आ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली जिनको 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया, ठीक है। इसके साथ उन्होंने लगाई थी बैटरी भी लगाई उन्होंने, बैटरी, जाहिर बात है चार्ज करंट आएगा तो ही चार्ज मूव करेंगे, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रोड्स इसके साथ अटैच किए, ठीक है। अब एक साथ ये कैथोड भी उन्होंने दिया जी, एक तरफ कैथोड था एक तरफ एनोड था, ठीक है, एक तरफ कैथोड है एक तरफ एनोड, जो है ना पॉजिटिव को कहती है, पॉजिटिव को चार्ज को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को, जबकि कैथोड कहेंगे कैथोड नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव, ठीक है। कैथोड यहाँ पे नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, तो जो दो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड अटैच है, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। तो उन्होंने 2 मेटालिक जो है इलेक्ट्रोड लिए जो कि कनेक्ट कर दिए इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, और कनेक्ट कर दी एक डिस्चार्ज ट्यूब को एक बैटरी है जो कि वेरी हाई वोल्टेज, जिसका वोल्टेज क्या है हाई है, उसके साथ उन्होंने
अटैच कर दिया, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज केप्ट 10-4 atm। जो प्रेशर था इस ट्यूब के अंदर प्रेशर था वो उन्होंने रखा 10-4 atm, यानी कि प्रेशर उन्होंने जो है वो क्या रखा है, प्रेशर उन्होंने 10-4 atm रखा है। atm कहते हैं एटॉमिक, ठीक है, एटमोस्फेरिक, ठीक है, एटीएम एटमोस्फेरिक जो है ना ये डिनोट करता है 10-4। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode, which travels towards the anode. These rays were given the name of cathode rays as these were originated from the cathode। सारी बात समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि जब जो है कह रहे हैं when high voltage current was passed through the gas, यहाँ से जब बैटरी से करंट निकला, ठीक है, करंट जब निकल के जो है करंट निकल के जब इस तरफ गया है, गैस की तरफ गया करंट, ये जो करंट निकला है ना ये इधर गया है गैसेस की तरफ, तो कहते हैं शाइनी रेज यहाँ से निकली है, शाइनी रेज निकली है, ठीक है, चमकदार रेज निकली है, शुआएं निकली हैं। शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। जब उन्होंने जो है हाई वोल्टेज करंट पास करवाया, शाइनी रेज निकली हैं, पास कहीं से भी हो सकता है करंट, लेकिन रेज जो निकली है शाइनी वो कैथोड की तरफ से नहीं निकली। तो जो कैथोड की तरफ से रेज निकली है ना वो ट्रैवल होके गई है एनोड की तरफ, ठीक है, which travel towards the anode. Shiny rays were emitted from the cathode, which travels towards the anode, जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल होगी। तो इस रेज को, ये जो शाइनी रेज निकली है ना, शाइनी रेज निकली है, इसको उन्होंने नाम दे दिया कैथोड, कैथोड रेज का नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। ये जो शाइनी रेज निकले इसको उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज का। तो इस तरह इसका नाम पड़ गया कैथोड रेज, ठीक है। इस तरह इसकी डिस्कस की हुई, ठीक है। उसके बाद कैथोड रेज के बारे में कुछ स्टडी है तो वो इन जो है पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कीजिए। द कैथोड रेज वर स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज वर डिटरमाइंड व्हिच आर गिवन बिलो। कैथोड रेज की डिटेल देखी है। दिस रे ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सेल्स। ये निकली है स्ट्रेट लाइन से निकली है जो कि परपेंडिकुलर कैथोड के, ठीक है। They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path। कहते हैं अगर इसके रास्ते में कोई हम चीज़ रख देते, कोई ऑब्स्टेकल रख देते, कोई रुकावट रख देते, मिरर रख देते, कोई भी चीज़ रखते, तो उसने एक अपना शेडो बनाना था शार्प, यानी कि बहुत तेज़ शुआएं उसकी थी, तो उसने अपना एक शेडो बनाना था। They are deflected towards positive plate in an electric field showing that they are negatively charged particles। यानी कि कहते हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये रेज निकली, ये डिफ्लेक्ट होके एनोड की तरफ आई, इसका मतलब इन पे थे कौन से चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होगी, टकरा गई, ठीक है। उसके बाद ये रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिस पे भी ये कैथोड रेज पड़ेंगी तो ये क्या करेंगी, उस बॉडी का, उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देंगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगी। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज मैस रेशियो। जे थॉमसन ने इसकी चार्ज मैस रेशियो भी डिस्कवर की, यानी कि इसका रेशियो क्या है चार्ज का। लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। कह रहे हैं इसमें से एक लाइट निकलेगी जब ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को हिट करेंगे तो एक लाइट निकलेगी। All these properties suggested that the nature of cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode। तो कह रहे हैं ये जो रेज ना इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, यानी कि इन रेज का जो है ना, इन रेज को ना ही इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में कोई रोक सकता है, ना ये कोई इसका असर है इन रेज का, ये इंडिपेंडेंट है। The fact that they cast the shadow of an object suggested that these are not rays but they are fast moving particles, ठीक है। कह रहा है एक चीज़ इसमें ये भी बताई गई है कि ये रेज जो हैं क्योंकि शेडो बना रही हैं, बहुत ही शार्प शेडो है इन रेज का, जब ये किसी चीज़ से टकराएंगी
अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ रख दी जाए तो इसका मतलब ये है कि ये रेज नहीं है, बल्कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी मूवमेंट बहुत फास्ट है। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन्स ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे हैं इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे सारे के सारे नेगेटिव थे, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। As we know, materials are composed of atoms, hence the electrons are fundamental particles of atoms. तो कह रहे हैं ये जितना भी मटेरियल था अंदर सारा, तो इसमें एटम्स ही कहलाएगा। तो कह रहे हैं क्योंकि एटम्स कहलाएगा ये सारा मटेरियल, ठीक है, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, क्योंकि ये एटम का सबसे मेन या बुनियादी जो है हिस्सा है, बुनियादी पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स, एटम का बुनियादी बहुत मेन हिस्सा है, इसीलिए क्योंकि ये सारा मुश्तमिल ही इलेक्ट्रॉन्स पे है। अंदर जो जितना भी इसका भी चार्जेस नेगेटिव हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कंसिस्ट हो गया। अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब हम ना इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। इन 1886, ठीक है, गोल्डस्मिथ ऑब्जर्व दैट एडिशनल टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। These rays travel in the opposite direction to cathode rays. He used a discharge tube having perforated cathode. He found that these rays are passed through the holes in the cathode and produce a glow on the walls of the discharge tube. He called these rays are canal rays. तो सबसे पहले क्या कहता है कि एक ये जो गोल्डस्मिथ है, ठीक है, गोल्डस्मिथ ने 1886 के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। उसने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, गोल्डस्मिथ ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, जिसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर लगाया कैथोड, ये उसने लगाया अंदर कैथोड, जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख थे, होल्स थे, ठीक है। अब उसने इसके साथ क्या किया, ये जो कैथोड था, ये जो कैथोड था उसने इसके साथ जो है अटैच की बैटरी, ठीक है, उसने इसके साथ अटैच की बैटरी, अटैच की उसने इसके साथ, ठीक है, कैथोड के साथ उसने बैटरी अटैच कर दी। और यहाँ पे था हमारे पास एनोड, एक हिस्सा हमारे पास कैथोड था, एक हिस्सा एनोड था। जो कैथोड था उसके अंदर हॉल्स थे, जो एनोड था उसके अंदर हॉल्स नहीं थे। ये हमारे पास हो गया कैथोड और ये हमारे पास हो गया एनोड, ठीक है। अब उसने ये हमारा है, ये वाला जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये इसका है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है, जहाँ से बाहर को आ जाए कोई भी गैसेस वगैरह हो तो बाहर को आ जाए। तो ये परफोरेटेड कैथोड होगी क्योंकि इसमें हॉल्स हैं, ठीक है, हॉल्स है, इसीलिए ये परफोरेटेड कैथोड है। अब इसकी समझ आएगी। अब क्या किया, गोल्डस्मिथ ने ऑब्जर्व किया है कैथोड रेज तो है ही है ट्यूब में, लेकिन और भी कुछ रेज हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में पाई जा रही हैं। ये जो रेज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन है किसके, कैथोड की। ये जो एनोड है यानी कि पॉजिटिव रेज जो है ये ऑपोजिट है कैथोड के। ही यूज डिस्चार्ज टू हैविंग परफोरेटेड कैथोड, तो उसने एक डिस्चार्ज यूज किया जिसके अंदर कैथोड है, ठीक है, कैथोड है।
You found that breeze is passed through holes present in the cathode and produce a glow on the walls of discharge tube. He called these rays cathode. उसने कहा है किनार रेस, उसने कहा है कि ऐसे ही इसने ये भी फाउंड किया है, डिस्कवर किया कि ये जो रेस हैं, ठीक है, जो कि हॉल से निकल रही हैं कैथोड के अंदर, एक प्रोड्यूस कर रही है वॉल्स पे, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स पे एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। दैट रेज जस्ट पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड। कैथोड के हॉल्स के अंदर से जो रेज गुजर रही हैं वो ग्लो प्रोड्यूस करें, चमक प्रोड्यूस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो उसने जो ग्लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेज जो है ग्लो पैदा कर रही हैं, रेज ग्लो पैदा कर रही हैं, वो है केनाल रेज। उसने नाम दे दिया केनाल रेज का। अब एनोड जो है ना, एनोड हमारे पास ये हमारे पास कैथोड है, ठीक है, ये हमारे पास कैथोड है, जबकि एनोड ट्रैवल कर रहा है कैथोड की तरफ, ठीक है। एनोड ट्रैवल कर रहा है कैथोड की तरफ, ठीक है, और कैथोड ट्रैवल कर रहे हैं एनोड की तरफ। कैथोड ट्रैवल कर रहे हैं एनोड की तरफ और एनोड ट्रैवल कर रहे हैं कैथोड की तरफ, सिंपली, ठीक है। ये क्या करें, ग्लो प्रोड्यूस करें। प्रॉपर्टीज हैं इन रेस की, केनाल रेस की प्रॉपर्टीज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर केनाल रेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ एनोड की इलेक्ट्रॉन के अंदर हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। These rays travel in straight line in direction opposite to the cathode rays। ये जो रेज हैं ट्रैवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, ऑपोजिट, एनोड के ऑपोजिट है ना, एनोड की पॉजिटिव रेज एनोड के ऑपोजिट है। Their diffraction in electric and magnetic field prove that these are positively charged। जब इनका टकराव हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहती है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। द नेचर ऑफ केनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो केनाल रेज की नेचर है वो डिपेंड करती है गैस पे, कि इसमें गैस कौन सी है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी मौजूद है। These rays do not originate from the anode। ये रेज एनोड से नहीं निकलती। In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrode collide with the residual gas molecules present in the test tube and ionize them follows। कह रहे हैं ये रेज जो है एनोड के जैसे कैथोड के जैसे नहीं निकल रही, लेकिन जब ये जो रेज निकलती है ना, जो चमक पैदा कर रही है केनाल रेज, ये क्यों पैदा कर रही है, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनसे जब इनका टकराव होगा ना, इनका एनोड का, तो जो रेज प्रोड्यूस होंगी ना उन मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से, तो वो ग्लो पैदा करेंगी। यहाँ पे क्या है, mass of these particles were found equal to that of a proton or simple multiple of it। mass जो इसका बताया गया है प्रोटॉन का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एक उसका 2x कर लो, उसका मैस है, ठीक है। द मैस ऑफ अ प्रोटॉन, याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर ले लाइन को, कि जो प्रोटॉन का मैस है 11840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है मैस ऑफ प्रोटॉन। जो मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन वो है 1840 टाइम्स 1840 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ठीक है, प्रोटॉन का यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ जो है थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। Hence, different gases produce different types of positive rays having particles, different masses, different charges। तो कुछ डिस्चार्ज में ज़रूरी नहीं एक गैस है, हर गैस सेम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करें, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करें। ये डिपेंड करेगा कि उसकी रेशियो क्या है, यानी कि कितनी गैस मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है जी ये वाला टॉपिक भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी एंड में जो अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। Rutherford observed that atomic mass of the element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only।
He predicted in 1920 that some neural particles having mass equal to that of proton must be present in an atom. रदरफोर्ड के मुताबिक जो एटॉमिक मैस है एलिमेंट का, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एटॉमिक मैस किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं करता। रदरफोर्ड कहता है कि किसी जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि किसी भी जो एलिमेंट का मैस है, ठीक है, एटॉमिक मैस। रदरफोर्ड कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जो है ये किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस नहीं बता सकते क्लियरली, ठीक है। He predicted in 1920 that some neural particles having mass equal to the proton must be present in an atom. इसने बताया कि इसने इस 1990 में इस चीज़ की प्रिडिक्शन की कि कुछ ऐसे न्यूरल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसने बताया कुछ ऐसे न्यूरल पार्टिकल्स हैं जिनका मैस इक्वल है प्रोटॉन से, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूरल पार्टिकल्स हैं जिनका मैस है इक्वल प्रोटॉन से, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूरल पार्टिकल्स, न्यूरल यानी न्यूरल पार्टिकल्स, ठीक है। द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच न्यूरल पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट ने फिर इन न्यूरल पार्टिकल्स को तलाश करना शुरू कर दिया, उनकी डिस्कवरी करनी शुरू कर दी। इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली यानी कि फेथफुली, कुछ किस्मती से 1932 में चार्विक डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो फिर रदरफोर्ड के साथ साथ जो चार्विक था ये साइंटिस्ट, इसने बताया डिस्कवर या न्यूट्रॉन को, चार्विक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। उसने बताया कि न्यूट्रॉन है क्या। व्हेन ही bombarded अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट, बेरिलियम जो है ये एक एलिमेंट है, ठीक है। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को, एक पार्टिकल्स होते हैं अल्फा और दूसरा होते हैं बीटा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स को जब इसने बेरिलियम पे बम्बार्डेड किया, यानी कि इसके एटम्स की जो है गुच्छा कह लें कि एटम्स को जब उस पर गिराया, ठीक है, बम्बार्ड किया, ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आर प्रोड्यूस। तो बहुत ही पेनिट्रेटिंग, बहुत ही यानी कि जज़ब होने वाली रेडिएशन, पेनिट्रेट यानी कि जो अंदर घुस जाए किसी चीज़ के अंदर, फुली ऐसी रेडिएशन श्वाइन प्रोड्यूस हुई। इन रेडिएशन को उसने नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, they don't carry charge। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं। मैस ऑफ दिस पार्टिकल्स इक्वल टू द प्रोटॉन, मैस होगा इसका इक्वल, हमेशा याद रखिएगा, इसका मैस होगा इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैस इक्वल टू द प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी एंड हो गई। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और यहाँ पे पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एक पे हम रदरफोर्ड और एक पे बोहर।
Rutherford performed gold-foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in atom. तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि वाकई में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट यानी कि इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसने क्या किया कि he bombarded alpha particles on 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, यानी कि इतनी 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल पेपर था। उसने उन पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर दिया, बम्बार्डेड, ठीक है, गिराया। अल्फा पार्टिकल्स आर emitted by radioactive elements like radium and polonium। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे कहाँ से निकले थे, कहाँ से प्रोड्यूस हुए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम से निकले थे, याद रखिएगा। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लाई, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। तो ये बहुत पेनिट्रेटिंग है, यानी कि मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, डीपली अंदर चले जाते हैं। ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोल्ड जिंक सल्फाइड। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स उसमें से देखे, उसको नजर आए अल्फा पार्टिकल्स। एक फोटोग्राफिक प्लेट थी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स उसे नजर आए, प्लेट थी फोटोग्राफिक, ठीक है, जहाँ से वो देख सकता था कि उसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। जिस इसके ऊपर कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। ही प्रूव्ड दैट द प्लान कोडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। तो इस तरह से पता चल गया कि जो प्लान कोडिंग थ्योरी थी एटम की वो करेक्ट नहीं है, जबकि जे थॉमसन ने प्लान कोडिंग थ्योरी दी थी। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वाज एज फॉलो। तो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जितने भी पार्टिकल्स फॉइल से गुजरे थे अनडिफ्लेक्टेड, उस पर टकराए कोई नहीं। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज इंटरवल्स। तो क्या कह रहे हैं, सारे के सारे तो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए नहीं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट हुए नहीं, यानी कि 20,000 पार्टिकल सीधे ही गुजर के, वो टकराए कोई नहीं, उसमें डिफ्लेक्शन हुई नहीं, टकराए नहीं। उसमें तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, वो भी चंद पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स, जो कि क्या हुआ, लार्ज एंगल से, मतलब ये भी नहीं कि 30 एंगल 20 एंगल 40 एंगल 50 एंगल, बहुत ही लार्ज एंगल से 120 कह लें, 160 कह लें, 130 कह लें, इतने लार्ज एंगल से उनका डिफ्लेक्शन हुआ। वेरी फ्यू बम्बार्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। और कुछ तो ऐसा हुआ कि जो है वापस ही गोल्ड फॉइल पे आ गए, वापस टकराए भी नहीं और वापस से टकराए बगैर वापस आ गए। कीपिंग रिजल्ट क्या हुआ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज प्लेनेटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट। और इसमें से रिजल्ट क्या निकला, ये रिजल्ट निकलता है सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास टू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो कि अनडिफ्लेक्टेड हो गए। Therefore most of the volume occupied by the atom is empty। तो बहुत सारा जो वॉल्यूम था एटम का वो क्या था, एम्प्टी था, खाली था। The deflection of a few particles proved that there is a center of positive charge in an atom which called nucleus on a atom। डिफ्लेक्शन जो है कुछ पार्टिकल्स, इसमें तो ये तो बता दिया था कि एटम का न्यूक्लियस है, यानी कि एटम का दरमियान वाला हिस्सा है न्यूक्लियस, एग्जिस्ट करता है। The complete rebound of few particles show that the nucleus is very dense and hard। तो जो कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो टकराए भी नहीं थे और मतलब रिबाउंस होके पीछे को मुड़ आए थे, उन्होंने ये बता दिया कि एटम वाकई में डेंस है, सख्त है, हार्ड है और बहुत डेंस है, गहरा है। सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, जो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, उन्होंने साबित कर दिया कि न्यूक्लियस छोटा है एज कम्पेयर टू द एटम। एटम, पूरे एटम से न्यूक्लियस तो छोटा है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, बात तो 100% 101% एक्यूरेट है। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। हाँ एब्सोल्युटली बात सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर हैं। Except electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से बाहर हैं, वो एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर है। तो इन दोनों को नाम दे दिए गए न्यूक्लियॉन्स का। अब मेरे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ खराबियाँ थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब डिफेक्ट्स क्या थे? क्लासिकल थ्योरी के जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चार्जेस हैं मौजूद होते हैं इन पे, तो ये एनर्जी रिलीज भी कर सकते हैं और एनर्जी जो है कंटिन्यूसली रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर एनर्जी रिलीज के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर घेर सकते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी निकालते हैं, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी निकालते हैं तो इन्हें स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, एक प्रॉपर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व, उसके अंदर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं ऑब्जर्व किया गया, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था, सिंपल सिंगल लाइन। ऑल्दो साइंटिस्ट हैज ऑब्जेक्शंस ऑन द एटॉमिक, फिर साइंटिस्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दी ना कि इसमें बहुत सारी खराबियाँ भी हैं। तो हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल, तो यहाँ पर उनका एटम कैसे पिचक सकता है, एटम तो डेंस है, हार्ड है, तो एटम कोलैप्स नहीं हो सकता, ठीक है। Why does an atom give line spectrum? तो एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहे हैं, जबकि रदरफोर्ड कहता है एटम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी क्यों आ गया? साइंटिस्ट कंसिडर दैट देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, साइंटिस्ट को लगा शायद इसके अलावा भी एटम का कोई और भी मॉडल है, ठीक है। तो इन्होंने फिर कहा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल परफेक्ट नहीं है। मतलब बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। बोहर के मुताबिक कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स नजर आए, तो नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया 1913 में, ठीक है। नील बोहर ने, ठीक है, एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उसका मानना है द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर द model. According to Bohr's model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of a revolving electron is quantized and is resolved on the orbits of fixed energy, called energy levels by him. The Bohr atomic model, बोहर का कहना था कि हमेशा एटम जो है, ठीक है, एटम है ना कि अपने ऑर्बिट में रह के, कहते हैं ये एनर्जी जो है ना, एनर्जी ना तो एमिट कर सकता है और ना ही एब्जॉर्ब कर सकता है, बल्कि ये अपनी शेल में रहते हुए ना फिक्स्ड है, इसकी अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। इसका ये मानना है एटम डज नॉट एमिट एनर्जी, ठीक है, कंटिन्यूसली एटम एनर्जी नहीं निकालेगा, बल्कि ये क्वांटाइज्ड है, अपने अपने ऑर्बिट में अपनी अपनी एनर्जी है, बड़े में सबसे ज़्यादा, उससे सबसे ज़्यादा, छोटे में कम ज़्यादा, इस तरह से एनर्जी कह रहे हैं क्वांटाइज्ड है। बोहर कहता है, बोहर के पोस्टुलेट्स हैं, बोहर का कहना है हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर कहता है कि जो हाइड्रोजन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और इसका न्यूक्लियस है ना दरमियान में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, तो उसका माने इसकी एनर्जी लगे, इसकी एनर्जी लगे, इसकी एनर्जी लगे, और ये फिक्स्ड है। बोहर कहता है each orbit as long as electron remains in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from another orbit. कह रहे हैं अगर तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये तब तक एनर्जी निकालेगा नहीं जब तक ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। कह रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी चाहिए,
फिर अगर इसने जो है इसको देने ना इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल इसको देना, तो इसको भी एनर्जी चाहिए देने के लिए, इसको भी एनर्जी चाहिए जाने के लिए। यही हिसाब है इसका। बोहर कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट, ये लोअर है ना, लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा, ठीक है। बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जंप करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा। व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी। तो जब यहाँ से हायर टू लोअर की तरफ जाएगा तो ये रेडिएट करेगा, यानी कि ये एनर्जी को खारिज करेगा, रेडिएट करेगा। अब यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि एनर्जी है, एनर्जी 2, एनर्जी 1, और ये इसका H और V इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे H का मतलब है प्लांक्स, ठीक है, कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉउल सेकेंड। JS मीन्स जॉउल सेकेंड्स, ठीक है। V जो है फ्रिक्वेंसी है ऑफ लाइट की, कितनी शिद्दत है लाइट की, ये जब एनर्जी निकलेगी। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम है mS/v r, यानी कि इस टोटल का एंगुलर मोमेंटम। नंबर है, कौन सा नंबर है, h प्लांक्स क्वांटिटी, और 2 पाई, यानी कि ये 2 और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, यहाँ बताया है। तो यहाँ पे हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, क्वांटिटी, क्वांटम्स में, पैकेट्स में। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जबकि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन ऑर्बिट्स के न्यूक्लियस के दायरों के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और अपनी फिक्स्ड एनर्जी से। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स नहीं बताए थे, जबकि बोहर ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट्स के अंदर। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड कहता है एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए, जबकि बोहर कहता है एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। रदरफोर्ड कहता है एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, जबकि बोहर कहता है एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करेगा, कोलैप्स नहीं होगा। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले शेल्स हैं, याद रखिएगा, शेल्स KLM, ये 4 शेल्स हैं, ठीक है। K छोटा, L उससे बड़ा, M उससे बड़ा, N सबसे बड़ा। K छोटा, फिर L उससे बड़ा, फिर M उससे बड़ा, और N सबसे बड़ा, ठीक है। इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक के अंदर नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, और ये है शेल्स के नाम, और ये है सब शेल्स। अगर एक शेल होगा उसका होगा K, उसका सब शेल होगा S, ठीक है, खाली S। अगर 2 शेल हैं किसी के अंदर तो उसके अंदर L, और उसके अंदर होगा S और P। अगर 3 शेल्स हैं तो उसके अंदर M, तो फिर होगा S, P और D। अगर 4 शेल्स हैं तो M, उसमें होगा S, P, D, F, याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर तो नंबर ऑफ शेल 1 है, ठीक है, ये नंबर ऑफ शेल 1 है, 1 नंबर ऑफ शेल है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1 है, 1 है ना, तो 1 शेल है तो 1s और ऊपर स्क्वायर,
ठीक हो गया। अगर 2 शेल हैं तो फिर 2s और 2p और ऊपर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह होगा। ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमेशा k शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर 2 आएंगे। L में 6, L में आएंगे, हाँ, और L शेल में हमेशा, L शेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। L शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आएंगे M में 18, जबकि N के अंदर आएंगे 32, यानी कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 और 8 और 8, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस है सारा। ये हो जी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए, हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s और 1। हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के अंदर भी एक शेल है, ये शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लिथियम के अंदर 3 है एटॉमिक नंबर, तो उसके अंदर 1s और 2s, ठीक है, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के अंदर 4 है, तो 1s और 2s, क्योंकि इसके अंदर जिसके अंदर 8 और कम ऐड करेंगे ना उसके अंदर p आएगा, जिसके अंदर 8 से कम करेंगे उसके अंदर हमेशा s ही चलेगा, ठीक है। जिसके अंदर 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो sp चलेगा, लेकिन जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे वो spd करेगा। जिसके अंदर 32 से कम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे वो spd के अंदर ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेट करनी है, लेकिन जिसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे उसके अंदर spdf चारों आएंगे। ये चारों आइसोटॉप्स पे अब हम आ जाते हैं जी। आइसोटॉप्स वाला टॉपिक है।